क्या कर देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है जी। अब वो कह रहा है इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के पास अल्फा पार्टिकल मौजूद होगी। तो आपके पास सवाल क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एमिशंस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, नहीं होती जी अल्फा में। इट इज कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नहीं होता जी, ये भी नहीं होता। तो अल्फा में इन तीन में से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है एंड दैट इज पी ओनली। क्या ये बात समझ आती है सी सबको? क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। बताइए जी। थम्स अप कर दें, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। बताइए जी, ये क्लियर है? ओके। A wooden object is believed to be 6,000 years old. 6,000 साल पुराना कोई चीज मिली। कौन सा आइसोटोप आप यूज करेंगे जिसके थ्रू आप ये बता सकें कि इसकी एज क्या है? आपको एक हेडिंग पढ़ाई गई थी, आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था जिसमें हमने यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कहा था कि एक होता है जी कार्बन डेटिंग, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ C14 यूज होता है, अगर आपको याद हो। कार्बन डेटिंग क्या है, जितनी भी पुरानी ये हड़प्पा से और टेक्सिला से और मुंजदड़ो से या पूरी अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी कोई चीज मिलती है, उसकी जब हम एज निकालना चाहते हैं कि भाई उसकी एज क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, तो हम जो यूज करते हैं वो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? इंडिविजुअली बताइए तो फिर आगे बढ़े। बेटा क्या नींद में हो आप सब? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जी सर, आ गई। ओके। थ्री टाइप ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। एक होता है हीलियम, एक होता है शॉर्ट वेवलेंथ और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हमें पता है हीलियम जैसा होता है हमारे पास अल्फा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा होता है हमारे पास गामा। तो आपके पास जो बीटा है वो ये वाला हुआ। तो हीलियम न्यूक्लाई जैसा अल्फा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा गामा और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा। तो आपके पास ऑप्शन ए आंसर बना। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डज एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा रिजेंबल करता है हीलियम जैसा। तो हीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, जरा कोई बताएगा मुझे? कि केमिस्ट्री टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि भाई हीलियम के कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। वो जरा आंसर बताइए जरा मुझे। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? टाइप कर दे, कोई मसला थोड़ी है। सी, 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। गड़बड़ नहीं लग रही मार तुम्हें अपने आंसर में? 4 - 2 करोगे ना? हाँ, बी, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अब आप सबके पास मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन में या आ, जिस किसी भी तरीके से आपने एक स्टॉप वॉच ऑन करनी है। स्टॉप वॉच ऑन करें जी। स्टॉप वॉच ऑन करें। मैंने आप लोगों को एक चीज समझानी है, और वो क्या है कि एक काउंट रेट है रेडियो एक्टिव सोर्स का, जो इनिशियल वैल्यू है 4,000। ठीक है जी। और फाइनल वैल्यू है जी इसकी 500। 72 मिनट्स का टाइम है, हाफ लाइफ पूछी गई। अब आपको पता है कि ये है जी क्वेश्चन नंबर 40, आखिरी क्वेश्चन है जी ये।
इसके बाद 6 जून को इंशाल्लाह आपकी जान फिजिक्स से छूट जाएगी, सैयद फाद अली साहब से छुड़ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास कुछ सेकंड होंगे, 40-50 सेकंड होंगे, उसके अलावा टाइम नहीं है आपके पास। उसी उसी में कैलकुलेशन करनी है, उसी में आंसर निकालना है, उसी में आप अप्रिशिएट करके आगे अपना बढ़ना है। ये आखिरी सवाल है, फिजिक्स का आखिरी सवाल, 6 जून 2024, सुबह 9 या 10 बजे के करीब, जितनी देर का भी टाइम होता है आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप इनिशियल वैल्यू लिखेंगे 4000, इसको 2 से डिवाइड करें, क्या आया जी? 2000। इसको दोबारा 2 से डिवाइड करो, क्यों? जब तक ये फाइनल वैल्यू नहीं आती, यू विल कीप ऑन डिवाइडिंग दिस। 1000 आया, फिर डिवाइड करो, 500 आ गया, स्टॉप। एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, 3 साइकिल आए हैं आपके पास। अब 3 हाफ साइकिल का मतलब, जो आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स। गिवन टाइम कितना है जी? 72 मिनट्स। 72 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे ख्याल से 24 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, जरा चेक कर लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं है। चेक करें। 72 डिवाइड बाय 3 इज 24 होता है या नहीं होता? 24 होता है। क्या ये बात समझ में आई है कि किस तरीके से सॉल्व किया हमने? हमने क्या करा? हमने डिवाइड करते गए इनिशियल वैल्यू को 2 से, कब तक? फाइनल वैल्यू तक। फिर आपने वो साइकिल्स गिने, कितने थे? 1 2 3। उसको गिवन टाइम से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? काइंडली रिस्पॉन्ड करें ऑल 16 स्टूडेंट्स, अगर ये चीज क्लियर है तो। जी सर, क्लियर है। ओके। इनाया बाकियों को, यमुना बाकी अलसा वगैरह को मैसेज करो। Which statement about the production of electricity in nuclear power station is correct? न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमने पढ़ा था, उसकी वर्किंग है। अब इन द रिएक्टर, द मेन रिएक्शन व्हेन प्रोटॉन्स हिट, सॉरी प्रोटॉन्स हिट नहीं करते भाई, न्यूट्रॉन्स करते हैं। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। नो, ये फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है। द रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी टू बॉयल एंड स्टीम, ये इट कैन बी एन आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, नहीं भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही वेस्ट होंगे ना। तो आपके पास डी भी नहीं हो सकता, द राइट आंसर इज सी। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक हो गया जी। अब वो आपसे कह रहा है ये बेसिक सा है, ये आप लोग खुद करेंगे। ये वाला भी आप खुद करेंगे। हमें पता है कि जी ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर ए है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? हाउ डू द प्रोटॉन्स नंबर एंड द न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट कंपेयर विद ईच अदर? ये केमिस्ट्री का सवाल है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दो सेम एलिमेंट के किस तरह कंपेयर होते हैं अगर वो आइसोटोप हो। यानी एक एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप्स हैं तो उनमें क्या फर्क होता है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? सेम आपने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट आपने पढ़ा था मास नंबर। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। प्रोटॉन में फर्क। तो आपके पास किस चीज में आंसर क्या होगा इनाया? बी होगा, सी होगा, ए होगा, क्या होगा? पढ़े आंसर बताएं। सी। जीते रहो। फिर आते हैं जी आके। द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एविडेंस फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से ये मैंने आपकी क्लास में भी नहीं कराया है, राइट? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये मैं भी कराऊंगा। ठीक है। ये वाला जो डाटा है, इसका जरा कंपोजिशन निकाल के दो, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। कोबाल्ट ऊपर लिखा है 59, नीचे लिखा है 27। जरा इसका स्ट्रक्चर निकाल के दो जल्दी से। ये केमिस्ट्री करा रहा हूँ मैं आज, जल्दी से करके दे। ये जीते रहो। किस तरह किया जी? 27 तो सीधे सीधे प्रोटॉन हो गया आपके पास।
और अगर आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आपने 59 में से 27 माइनस किया तो आपके पास 32 समथिंग कुछ आया, जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? बरीरा, आ, बरीरा है, निदा है, अरहम, मायर, हारिस, हसान, आयरा, इनाया, यमुना, स्नोविया, जुहेर, क्लियर है जी सबको? अब वो क्या कह रहे हैं, द ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ गोल्ड AU हैज 79 प्रोटॉन्स एंड 118 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ये। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन न्यूट्रल एटम? ये बड़ा क्रूशल वर्ड है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि भाई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो अब आपके पास क्या होगा, आप उसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ओके बेटा। आ गए जी सारे। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है? सवाल पहले जरा सुकून से पढ़े जो भी आपके पास। हाँ, नॉर्मल एलिमेंट है ना। अब ये सवाल थोड़ा सुकून से ना, आप लोग सारे ऑप्शन सारी चीजें पढ़े जरा, 2 मिनट रुक के। वो क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ डिटेक्टर। शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर इंसर्टेड one at a time before the radioactive sample. Between the radioactive sample and the detector, the background count rate is subtracted from the readings on the detector and the corrected count rates are recorded in the table. वो कह रहा है which type of radiation are emitted by the radioactive elements। यानी वो कह रहा है कि एक एक सोर्स है, एक काउंटर है। अब दोनों के दरमियान आप बीच में बार बार शीट्स लगा रहे हैं। अब वो शीट्स लगाने के बाद जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि ये कौन कौन सी इमिशंस मौजूद हैं। अब आपको अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल में बेटा किस तरीके से होगा कि देखो, अगर अल्फा है ना तो पेपर रखते ही उसकी वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि अल्फा पेपर को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है? अगर तो उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा पेपर रखने पे, तो इट मीन्स के आस उसमें अल्फा नहीं है। जब आप एल्यूमिनियम की शीट रखते हैं और अगर आपके पास ड्रॉप आ रहा है, इट मीन्स के वहां बीटा मौजूद था। और अगर लेड की कुछ भी रखने पे आपके पास बहुत ज्यादा ड्रॉप है, दैट मीन्स बीटा तो है ही है, उसके साथ गामा भी है। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कितने हो गए? 22। 20 स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। दोबारा सुन लीजिए। देखिए, एक एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये रहा रेडियो एक्टिव सोर्स, ये काउंटर है। आपने रीडिंग आ रही थी, वो लिखा उसमें कि जब कोई शीट नहीं थी तो रीडिंग क्या थी। आपने क्या करा? पेपर लगाया। अगर इससे अल्फा एमिट आउट हो रहा है तो आपके पास पेपर लगाने पे ड्रॉप आएगा। अगर आपके पास इसमें से बीटा निकल रहा है तो जब आप एल्यूमिनियम की फॉइल लगाएंगे तो ड्रॉप आएगा। और अगर लेड ब्लॉक लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास पूरी एकदम से बैठ जाएगी, यानी गामा भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आपके पास देखो, जब कोई शीट नहीं है तो 450 है, इसको आप मान लो रेफरेंस। ठीक हो गया? अब जब आपने पेपर लगाया तो देर इज नो इफेक्ट, यानी अल्फा प्रेजेंट नहीं है, अल्फा इज एब्सेंट। जब आपने एल्यूमिनियम फॉयल लगाई तो आपके पास वैल्यू ड्रॉप आई, यानी बीटा प्रेजेंट है। फिर जब आपने लेड ब्लॉक लगाया तो आपके पास ड्रास्टिक ड्रॉप है, यानी गामा भी मौजूद है।
तो आपके पास कौन कौन सी रेडिएशंस मौजूद है? सिर्फ बीटा और गामा मौजूद है इस जगह पे। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर जी? ये क्लियर है या नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। In a fission reactor, which particle causes a uranium 235 nucleus to split? कौन सी चीज जाके यूरेनियम पे हिट कर रही थी तो आपके पास वो टूट रहा था? कौन सी चीज थी जो बेसिकली वजह थी आपके पास यूरेनियम 235 के टूटने में? यूरेनियम 235 को तोड़ने वाली चीज थी न्यूट्रॉन। क्लियर जी ये बात? क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज थम्स अप करें किसी तरीके से। 21 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। बरीरा, निदा, समी, ठीक है, ओके। नहीं, हाँ न्यूट्रॉन ज्यादातर को कर देता है, क्योंकि उसकी वो है ना, बेसिकली वो एक न्यूट्रॉन है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? मॉडरेटर्स, या हमने पढ़ा था कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होती थी? मॉडरेटर्स, जिसका काम क्या होता था, वो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा तो किसी भी तरह की आपके पास न्यूट्रॉन की वजह से फर्दर फिजन रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? हमने क्या कहा कि न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब हो गए तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होने की वजह से फर्दर फिजन रिएक्शन नहीं होगा। फर्दर फिजन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर ये? डन। अच्छा बेटा। ये आजम अली कौन है? आजम अली कौन है? कोई स्टूडेंट है हमारा? अच्छा जी। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द सन रेडिएट द मोस्ट एनर्जी? सूरज से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी रीजन में आती है? अगर आप देखें तो माइक्रोवेव नहीं, रेडियो वेव नहीं, एक्सरे नहीं, कौन सा सिलेक्ट हो गया यार? तीन रीजन है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रहा? भाई तीन चीजें आती है ना सूरज से। एक विजिबल लाइट जिसकी वजह से इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, या बाहर देख पा रहे हैं। एक इंफ्रारेड, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सेंसर्स हैं। एक अल्ट्रावायलेट जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट है, जो सूरज की अपनी वो है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये बात समझ में आती है जी? ओके। कोई ऐसा जिसको इसमें मसला? प्लीज रिस्पॉन्ड। बता दो भाई। आगे चलें। ये वाला सवाल सॉल्व करके दें। न्यूक्लियॉन नंबर 9 है जी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग अभी? न्यूक्लियॉन नंबर 9 है, इसकी आप लोग वर्किंग करके दें मुझे। हसन, नहीं समझ में आया?
हसान सबाहत। नहीं, मैं कह रहा था कोई मसला नहीं है। ओके बेटा, ओके बेटा। इसकी जरा वर्किंग करके दे। मुझे सिर्फ दो का मैसेज आया बी। एक मायर का, एक इनाया का, बाकी का है। यासीन भाई का भी आ गया, मुआज, हमजा, अहमद। ठीक है। सारा हमजा तुम्हारे साथ क्लास ले रहा है। जीते रहो सब। सारा माइक अनम्यूट करो, हमजा की आवाज सुनाओ मुझे जरा। बी जेड, ठीक है। सारा। सारा है। हाँ सारा। माइक अनम्यूट करें, मुझे जरा हमजा की आवाज सुनाई। अगर हमजा सो रहा है तो उसको यहाँ स्क्रीन पर दिखाएं। Radioactive substances are used as tracers in medical examination. A liquid tracer is injected into a patient. A detector 20 सेंटीमीटर above. अब याद रखना, अल्फा पार्टिकल 10 सेंटीमीटर के आगे नहीं जा सकता था। ठीक है। ओके, जीते रहो। A detector 20 सेंटीमीटर above the patient shows where the radioactive substances in the body। 20 सेंटीमीटर ऊपर से वो डिटेक्ट कर रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक हो गया। अल्फा 10 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी के अंदर तो अल्फा जा ही नहीं सकता। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट रेडियो सब्सटेंस टू यूज। अब ये बात हमने क्लास में की थी कि भाई जब हमें किसी बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट डालना होता है, रेडियो एक्टिव चीज डालनी होती है, तो हम उसके लिए दो चीजें रखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती है, जो आपके यहाँ से पीछे से लेके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। ठीक है। तो अब आपके पास कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दूसरा चार्ज एंटर करूंगा तो मेरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगा। तो मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल यूज नहीं कर सकता। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा है और बीटा है, ये दोनों यूज नहीं हो सकते। तो ए और बी तो आपके सीधे सीधे जन्नत चले गए, क्योंकि आप बॉडी के अंदर एक और चार्ज पार्टिकल नहीं डाल सकते। क्या ये बात समझ में आती है? जैद, हमजा, सारा, बरीरा, क्लियर है ये? ओके। अब अगर गामा लिया जाए तो बिल्कुल गामा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। गामा के बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये क्या है? भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरी बॉडी में या मेरा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो बहुत कम कम से कम टाइम के लिए ले, ज्यादा देर ना रहे वो बॉडी में। क्यों? भाई अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं भी है तब भी वो फिर भी तो वो रेडियो एक्टिव तो है ना, वो खराबी तो पैदा कर सकता है ना, वो कैंसर या ट्यूमर सेल्स की डेवलपमेंट में तो अपना किरदार अदा कर सकता है। तो आप क्या रखेंगे इसको? गामा सेल्स विद फ्यू आवर्स, लीस्ट टाइम लेके आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट डालते हैं। क्या ये बात समझ आती है पठानो? क्लियर है जी ये? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये आजम कौन सा स्टूडेंट है? आजम के नाम से कौन सा स्टूडेंट आया हुआ है? ठीक है जी, बता दें जी जरा। क्लियर है जी यहाँ तक? सब थम्स अप करें ताकि समझ आए। ऑल 22 स्टूडेंट्स। साद खान दोबारा सुन ले। देखिए साद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं। ठीक है। तमाश, पता नहीं। अच्छा जी। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैसे होता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंट्रोल इस तरह होते हैं कि हमारे इस जगह पर एक कंट्रोलर लगा हुआ है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा। तो अब होता क्या है कि अगर मैं एक और इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास चीजें खराब होंगी। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास सीधा सीधा क्या तरीकेकार है? तरीकेकार सीधा सीधा ये कि हम ऐसी चीज डालें जिसके ऊपर चार्ज ना हो। एक तो ये, तो वो क्या बचा? गामा बचा। अब गामा के दो ऑप्शन है, दो दो मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स है। एक वो है जिसकी हाफ लाइफ कम है, एक वो है जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी हाफ लाइफ कम हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बॉडी से जल्द अज जल्द निकल जाए। जितनी जल्दी निकलेगा वो उतना ज्यादा फायदा है।
जितनी देर तक वो आपकी बॉडी के अंदर खाकम दहन रहेगा, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, कैपेसिटी भी रखता है। इसीलिए आप आपके पास सी है। साद खान साहब, ये समझ में आया है? ओके, जीते रहो। जरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 40 और 37, ये दोनों आप लोग करके दे। मैं जरा लैपटॉप का चार्जर ढूंढ के आऊं, 1 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूं, आप लोग ये क्वेश्चन करें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। क्वेश्चन हो गया जी। एन आइसोटोप ऑफ उसको 3 दिन में उसके अंदर से पहले 2 बीटा इमिट आउट हुए, फिर एक अल्फा हुआ। अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में आपको बताया था कि आपने ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखना है कि आपको ऑर्डर क्या दिया गया है। अब यहाँ पे पहले 2 बीटा दिए गए हैं, तो फिर पहले 2 बीटा निकालोगे, फिर एक अल्फा निकालोगे। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ये याद रखिएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है? ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहेगा। क्या कर रहा हूँ, पीबी 212, डायरेक्ट 2 निकाल देता हूँ, नीचे +2 कर देता हूँ, तो ये हो गया 84। अब आ गया ये एक्स, ये 2 बीटा मैंने निकाल दिया। अब अल्फा, ऊपर वाले में से 4 माइनस करो तो 8 आता है, नीचे वाले में से 2 माइनस करो तो 82, तो 208 आंसर है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो? What does the alpha part radiation given off by radioactive consist of? अल्फा रेडिएशन जब किसी चीज से निकलती है तो क्या निकलता है? फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स? नो, प्रोटॉन्स फास्ट मूव नहीं करते। ठीक है। अच्छा, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स? नहीं। हीलियम न्यूक्लियाई जैसी कोई चीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हीलियम न्यूक्लियाई जैसी कोई चीज के आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई नहीं निकलता, हीलियम न्यूक्लियाई जैसा कुछ निकलता है। क्या ये बात क्लियर है?
प्लीज रिस्पॉन्ड। सिर्फ इनाया को समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया। क्लास ले रहा हूँ। नहीं, पहले ही पढ़ना नहीं चाह रही। जान, आगे चलते हैं। ये वाला बहुत आसान है, जरा जल्दी से करके दें, जल्दी से करके दें। बी है के सी है? सी है। भाई कुछ भी नहीं करना, न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं न्यूट्रल एटम में, तो आप 84 माइनस 36 कर दो, कितना आता है? स्क्रीन शेयर हो गई जी? ये वाला जो न्यूक्लियस ऑफ फास्फोरस emits a beta particle to form a new nucleus, एक और न्यूक्लियस बनता है, उसके जो न्यूक्लियन और प्रोटॉन नंबर है, ये आपने सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके दो। फास्फोरस से, पी बी नहीं है, पी है सिर्फ। फास्फोरस 3215, पी डैश 32 ऊपर वाला, नीचे 16। आप आपने इसको सॉल्व करना है।
प्रोटॉन नंबर 16 आ गए, और मास नंबर यानी कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 32। क्या ये बात समझ में आती है जी? सबको क्लियर है कि डी कैसे आया? यस और नो? निदा? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है पूरा, जल्दी से शुरू हो जाए। जल्दी से शुरू हो जाए, ये पूरा सवाल सॉल्व करके दें। मुझे पूरा सवाल सॉल्व चाहिए। डन? बताइए जी, हो गया? कैरी नो चार्ज, गुड। आगे नया, the electromagnetic waves having no charge। अब इसमें क्या एमिट आउट हो रहा है भाई? एक बीटा। तो अब ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, तो ऊपर में कोई चेंज आया? जीरो। नीचे वाले में वन ऐड हो गया, तो ये हो गया 54, यहाँ क्या आ गया? -1। क्लियर? और ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बहस करी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों? डन? बाकी सब प्लीज रिस्पॉन्ड। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? डन? नहीं, न्यूट्रॉन है ना सर? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें एक बार, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ दिस व्हेन डिकेज एक गामा रे एमिट होती है।
इसको यूज करना ज्यादा बेहतर क्यों है, जिसमें से एक गामा निकल रही है, रादर देन बीटा वाला क्यों यूज नहीं कर रहे? अब क्लियर है सारा? इसका आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, सब ग्रुप पर डालना शुरू कर दें। इसकी अपना आंसर ये 2 नंबर का सवाल है। अभी भी नहीं समझ आया? देखो, दो आइसोटोप है तुम्हारे पास, एक ये है एक ये है। इस वाले से तुम्हारे पास एक बीटा एमिट आउट हो रहा है। बीटा क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस वाले से तुम्हारे पास बेटा एक गामा आ रहा है। कौन सा बेहतर है और क्यों? अब समझ आया सारा? आंसर लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से सारे। ऑल 26 स्टूडेंट्स, 56 की स्ट्रेंथ है, 26 बैठे हुए हैं। सबको नींद पे आ रही है, फिर कहेंगे कि ग्रेड नहीं आया। रोते रहो सिर्फ। रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं मैं। कर लो। ना ये फाइल दूंगा अब। तुम लोग मुझे तंग करो, मैं तुम लोगों को तंग करूंगा। नहीं ना, बॉडी में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती है ना यार। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो गामा ही तो। हाँ, न्यूरॉन्स पे चार्ज नहीं है ना। न्यूरॉन्स पर चार्ज है, आपकी गामा पे चार्ज नहीं, तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा ना। न्यूरॉन्स तो चार्ज नहीं। जल्दी से आंसर लिखें यार, नींद आ जाएगी मुझे। ध्यान जी। भाई गेम वेव्स नहीं है, गामा वेव्स है। कौन है ये अंग्रेज? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन चेक करें, मैंने लिखवाया था आप लोगों को? नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ। बैकग्राउंड रेडिएशन हुआ था आपका? बैकग्राउंड रेडिएशन लिखवाया हुआ है? ठीक है। ओके। वन सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन इज कॉस्मिक रेज। एक दैट मींस नोन एज प्राइमरी कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रे के अलावा बताएं कौन सी चीज है जो बैकग्राउंड रेडिएशन में सोर्स के तौर पे होती है? वो क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन अर्थ। बैकग्राउंड रेडिएशन का इफेक्ट क्या है? बैकग्राउंड रेडिएशन का इफेक्ट, इट एनहांसेस रेडिएशन लेवल। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? How the earth atmosphere reduces the number of alpha particles that reach the surface। अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से अर्थ एटमॉस्फेयर रोक रही है? बाय यूजिंग ओजोन लेयर।
आप यहां आपके पास इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और आपको अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन बनानी है। अब इधर देखें, इधर देखें, आपके पास ये लेफ्ट हैंड रूल है, इसको जूम करते हैं। देखो ये पेपर पे इनटू द पेज, ये इनटू द पेज है, मूवमेंट है जी लेफ्ट टू राइट, इधर देखो ऐसे आ रही है, अल्फा पॉजिटिव होता है। ये इनटू द पेज है। इनटू द पेज का मतलब क्या हुआ? इनटू द पेज यानी फर्स्ट फिंगर कॉपी के ऊपर, आपकी कॉपी पे ऐसे मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, फोर्स किधर आ रही है? अपवर्ड्स। मूवमेंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ऐसे जा रही है कॉपी की तरफ, ठीक है। मूवमेंट किधर है? लेफ्ट टू राइट, फोर्स किधर आ रही है? अपवर्ड्स। क्या ये बात समझ आती है? देखो हाथ देखो स्क्रीन पे, मेरा हाथ किस तरह जा रहा है, क्या ये क्लियर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, कॉपी के ऊपर ऐसे, आपकी कॉपी के ऊपर ऐसे आएगा, मैं स्क्रीन की तरफ कर रहा हूँ। मूवमेंट किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो थंब किधर आ रहा है? अपवर्ड। सात खान दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, फोर्स किधर है? अपवर्ड्स। क्लियर है ये या नहीं? ऑल 26 स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। तो अल्फा जब इसके अंदर आएगी तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर कहीं ये कहता बीटा, तो बीटा नीचे आ जाती क्योंकि वो नेगेटिव। और अगर कहीं ये कहता गामा, तो गामा डिफ्लेक्ट नहीं होती, वो सीधा जाती। क्लियर? ऑल 26 स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। ये क्लियर है या नहीं? अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके व्हाट्सएप पे भेजें। ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड रूल ऊपर जा रहा है ना यमुना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है, अल्फा रे जो आ रही है लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, तो फोर्स अपवर्ड्स। लेफ्ट हैंड रूल आ गया। अब जो आपके पास अगला सवाल है, तो सवाल ये है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताएं। लाइफ है जिसमें एक इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाए। अच्छा जी, अब आपके पास हाफ लाइफ, डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, इट इज द टाइम टेकन बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स, जो भी वैल्यू थी उसके हाफ पे आ जाएगा। द टाइम taken by a radioactive source to decay to half of its initial value। ये वाला सवाल इस हाफ लाइफ के साथ आप लोग मुझे करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। जल्दी से ये वाला सवाल इस हाफ लाइफ के साथ आप लोग मुझे कैलकुलेट करके भेजें। ये लास्ट सवाल है। डन जी। ये सवाल मुझे करके भेजें, ये आखिरी सवाल है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास यानी कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, ये फाइल मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम।